नीट 2026 का पेपर आया था सबसे टफ, 25 का पेपर आया था सबसे टफ फिजिक्स का। तो अब 26 में क्या होने वाला है? क्या नीट 2026 में भी यही कहानी रिपीट होने वाली है? और अगर टफ आएगा या नहीं आएगा तो किस प्रकार की हमारी तैयारी होनी चाहिए, उसी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सा सेशन मैंने आपके लिए रखा है। नीट 2025 में फिजिक्स का पेपर आया था सबसे डिफिकल्ट, नीट के इतिहास का सबसे टफ पेपर। अब नजरें है नीट 2026 पर। क्या नीट 2026 में भी यही कहानी रिपीट होने वाली है? क्या फिजिक्स का पेपर वाकई में बहुत टफ आने वाला है? और अगर टफ आएगा या नहीं आएगा तो किस प्रकार की हमारी तैयारी होनी चाहिए, उसी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सा सेशन मैंने आपके लिए रखा है। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट की भौतिक विज्ञान के एक इस प्यारे से सेशन में और इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो लाइक जरूर करना ना, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही है। नीट 2026 की डेली क्लासेस होती है दोपहर में 12 बजे और साथ ही साथ प्रॉपर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। यार, नीट 2026 का पेपर आया था सबसे टफ, 25 का पेपर आया था सबसे टफ फिजिक्स का। तो अब 26 में क्या होने वाला है? तो इसके लिए अगर आप 2025 के पेपर को एनालिसिस करो और 2025 के पेपर को ध्यान से समझो तो देखो, अगर मैं नीट 2025 को हटाऊं और उसके पहले अगर सारे फिजिक्स के पेपर देखूं तो 25, उसके अलावा 2016 में थोड़ा टफ आया था, 2018 में थोड़ा टफ पेपर आया था। ठीक है, तो अगर हम ऐसा समझे कि 2016 के बाद में 17 में कैसा पेपर आया था, तो 17 में नॉर्मल पेपर आया था। 18 के बाद में 19 में कैसा पेपर आया था, 19 में भी नॉर्मल पेपर था, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं था फिजिक्स का। तो एक या तो हम लक बाय चांस मान ले कि सर 25 में बहुत डिफिकल्ट आ चुका है तो अब 26 में डिफिकल्ट नहीं आएगा, है ना। ये तो वही वाली बात हुई कि एक बार हो गया तो बार बार थोड़ी ना होगा। तो एक ये वाली चीज हम सोच सकते हैं, लेकिन यह सोचना बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि अगर 2025 का पेपर का 50%, 60% जैसा भी 2026 का पेपर आ गया तो हमारी तैयारी कैसे रहनी चाहिए और हमें कितने मार्क्स के लिए टारगेट करना चाहिए, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो देखिए यार, फिजिक्स में आपको हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में आपको आएंगे 45 क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसा भी पेपर बनाया जाए ना, देखो पेपर डिफिकल्ट क्यों लग जाता है और कैसा भी पेपर बनाया जाए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात ये होती है कि 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब होता क्या है कि पेपर जब भी थोड़ा डिफिकल्ट बनता है तो डिफिकल्ट क्यों बोल देते हैं, कुछ चुनिंदा 4 से 5 सवालों की वजह से, है ना, पेपर बहुत टफ नजर आता है। तो बिल्कुल ये 4 से 5 सवाल ही है जो पेपर टफ बनाते हैं। अब जब भी पेपर बनाया जाता है तो पेपर में क्वेश्चंस का लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है, तो जो भी पेपर बनाते हैं उन लोगों को ये बोला जाता है कि आप जब भी पेपर बनाएंगे या जो भी पेपर आपका एनटीए बना रही है या फिजिक्स का बन रहा है, केमिस्ट्री का बन रहा है या नॉर्मल हमारे टेस्ट सीरीज के भी टेस्ट बन रहे, तो उसमें बेटा जो क्वेश्चंस रहते वो कुछ इस हिसाब से रहते कि 8 से 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो इजी लेवल के रखने होंगे। 8 से 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके इजी लेवल के होंगे। ठीक है, इसके अलावा 10 से थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई बढ़िया है, तैयारी अच्छी, तो आपको थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस इजी लगेंगे। लेकिन मैं ओवरऑल बोल रहा हूं 8 से 10 क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, जिसमें शायद पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े या आप सिंपल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके अलावा है ना 45, देखो 45 में से 5 क्वेश्चन तो मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसके अलावा जो बचे हुए 20 क्वेश्चन के करीब होते, 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो ये अगर मैं 20 क्वेश्चन लूं या 18 से या 20 से 22 क्वेश्चंस ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, 20 से 22 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो अब ये जो बड़े सवाल होते, 20 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल, इन सवालों में क्या होता है, इन सवालों में लगता है एक छोटा सा लॉजिक, है ना, कुछ फॉर्मूला या थोड़ा हैवी कैलकुलेशन। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में 2 स्टेप 3 स्टेप का कैलकुलेशन, तो ये इतनी ईजी नहीं है कि आप इनको देख के आंसर कर दो। ठीक है, तो ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं मान के लो 10 ले लूं या 20 ले लूं तो 30 क्वेश्चन हो गए हमारे, और 30 के अलावा उसके बाद के जो 10 सवाल के करीब आते हैं ना, हम ये वाले संख्या ले लेते हैं अभी के लिए राउंड फिगर में मानते हुए, तो ये जो 10 सवाल आते हैं ये आपके थोड़े हार्ड लेवल के आते हैं, हार्ड लेवल के सवाल बोल सकते हो आप। और जो बचे हुए 5 सवाल नीट 2025
2025 का एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको। ये तो ये जो बचे हुए 5 सवाल थे ये बहुत डिफिकल्ट, वेरी टफ, वेरी हार्ड सवाल है ना। तो ये जो है वेरी टफ क्वेश्चंस में आ गए थे। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है अगर आप इन्हें हटा दो तो यार इनकी वजह से कट ऑफ भी तो गिरा था, इनकी वजह से कट ऑफ भी तो गिरा था, ठीक है। और अगर आप ये हार्ड क्वेश्चंस किन्हें बोलेंगे सर हम, जिनके अंदर आपका लॉन्ग कैलकुलेशन, मल्टीपल कंसेप्ट्स हो रहे, डबल कंसेप्ट्स लग रहे, जिनके अंदर इनके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट्स लग रहे आपके, मल्टीपल कंसेप्ट्स लग रहे हैं आपके, एक से ज्यादा कंसेप्ट्स लग रहे हैं, एक से ज्यादा चैप्टर क्लास 12 का सवाल, लेकिन 11 का भी कंसेप्ट लग रहा है उसके अंदर, तो ये वो हार्ड सवालों में आ जाते हैं। तो यार ये हर साल होता है, ये हर साल होता है। अब नीट 2025 में बस इतना हुआ था कि ये जो हार्ड था इसका थोड़ा और लेवल ऊपर उठ गया था और वेरी टफ का तो जेईई एडवांस लेवल पहुंचा दिया था उन्होंने, ठीक है। तो अगर नीट 2025 जैसा हूबहू पेपर 2026 में भी आ जाता है तो हम क्या करने वाले हैं, तो हमारा बेटा मेन टारगेट होना चाहिए पहले ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप देखो एक बात समझो इस चीज को, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में सही किया तो अगर आप बहुत टफ वाला क्वेश्चन सही कर दो या बहुत इजी वाला सही कर दो, हर एक में आपको +4 मार्क्स ही मिलेंगे, आपको +4 मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन सही करने पर, वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बहुत टफ हो, बहुत ईजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस बात की गांठ बांधिए और इस बात को अपने जहन में उतारिए कि अगर मैं मेरी टफ सवालों के पीछे भागूंगा तो ये वो सवाल है जिसके पीछे भागकर कोई गारंटी नहीं है कि मुझे मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है मुझे मिल जाए, है ना। मतलब ये वो है जिसके पीछे दुनिया भागना चाहती है लेकिन ये मिलने वाला किसी को नहीं है ना। इनका आंसर किसी का नहीं मिलेगा, उनके नंबर किसी को नहीं मिलने वाले हैं। तो हम इनके पीछे भागकर अपना समय क्यों बर्बाद करें, इससे बेहतर है कि हम इन सवालों पर फोकस करें। हम थोड़े इजी, मॉडरेट और थोड़े हार्ड सवाल, अगर हमारे इजी और मॉडरेट होते तो थोड़ा हार्ड सवालों पर कंसंट्रेट करें, ताकि ओवरऑल पेपर भले ही डिफिकल्ट आ जाए लेकिन हमें उस पेपर में से 45 में से पहले 10 वो सवाल ढूंढने होंगे जिनको हम देखते ही टिक कर रहे हैं ना। आपके सामने पेपर आया, मान कर 2026 का पेपर खोला, बहुत डिफिकल्ट आ गया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा अंदर बैठ के उन 3 घंटों में कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है ना। जैसे 2025 का जब पेपर हुआ था तो कुछ बच्चे बाहर निकले, उन्होंने बोला कि हाँ फिजिक्स ठीक था, कुछ सवाल बड़े बड़े थे ना, उन्हें तब नहीं चमकी ये बात, लेकिन जब बाहर आए तो लोगों को देखा, फिर दूसरे टीचर्स को देखा, बोले अरे ये कैसे क्वेश्चंस आ गए, ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे तो आने नहीं चाहिए थे, तब जाके मामला उछला के हाँ यार बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, फिर सब बोलने लगे हाँ बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया। लेकिन उन 3 घंटे में अंदर बैठे बैठे तुम एनालिसिस थोड़ा कर पाओगे, अरे सर नहीं वाकई में पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया है, ये ऐसे वैसे सवाल आ गए हैं ना। तो तुम वो उसमें ना उलझते हुए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें उन 45 सवाल में से हर एक सवाल पढ़ो जो बनते जा रहे हैं उनको फटाफट 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 करते जाओ। क्वेश्चन में उलझो मत, उसको देखो मत कि अरे ये क्या पूछ लिया, नहीं पूछ लिया छोड़, तेरे से नहीं बन रहा मतलब सबसे नहीं बन रहा, इस बात की गारंटी मानो, है ना। और हो सकता है कि कोई डिफिकल्ट सवाल था, वाकई में बहुत डिफिकल्ट था, तुमने उसे 10 सेकंड में छोड़ दिया, ये तो मेरे बस की बात नहीं, हटाओ इसको, लेकिन वो दूसरे बच्चे उसमें 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट कर दी उन्होंने, तो आप तो उनसे और आगे निकल गए ना, क्योंकि आप जो सवाल किसी से नहीं बन रहा उसको आपने 10 सेकंड में छोड़ा, बाकी ने 15 मिनट में छोड़ा, उसको छोड़ा सभी ने, लेकिन तुमने कम समय देकर छोड़ा, मतलब कि तुम्हारा समय बचा और तुम आगे समय को यूज कर पा रहे हो। तो यही स्ट्रैटेजी आपको टेस्ट सीरीज में भी लगानी है, यही स्ट्रैटेजी आपको नीट के 2026 के पेपर में भी लगानी है, और यही प्रैक्टिस आपको जब फुल सिलेबस टेस्ट करोगे उसमें भी करनी है। कि फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे उसमें भी कुछ सब पेपर एकदम डिफिकल्ट आ जाएंगे, कुछ एकदम इजी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस छांटने आने चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस की काफी बेहतरीन जरूरत होगी। आप बढ़िया तरीके से जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे देखो कि हाँ यार ये इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, देखो उनको अलग अलग करना बिल्कुल आसान सी बात। क्वेश्चन देख के कैसे अलग करोगे 4 प्रकार के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखा, अरे ये तो आता है मुझे, बहुत ये इजी आ गया आपके लिए। क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इससे सॉल्व कर लूंगा मैं, मॉडरेट में बन गया ये। क्वेश्चन देखा, यार ये तो 11th का भी कंसेप्ट लग रहा है, 12th का भी क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ी डिफिकल्टी होगी मुझे सॉल्व करने में, वो आपके लिए हार्ड हो गया। क्वेश्चन देखा, यार ये क्या ही है, कुछ अजीब ही दिख रहा है, तो वो आपके लिए वेरी टफ हो गया, ठीक है। हर एक बच्चे के लिए क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, कुछ जो किसी के लिए वेरी टफ है वो किसी के लिए हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको अपने ऊपर डिसाइड करना होगा, और साथ ही साथ आप जब भी पेपर करें तो इसके ऊपर ही आपको इसी स्ट्रैटेजी पे पेपर करना होगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट 2026 के लिए।
अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ये तो बहुत टफ पेपर आ गया, लेकिन अगर बहुत इजी पेपर आ गया सर तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वही वाली बात है, आपको अंदर बैठ के थोड़ी ना पता चलेगा कि बहुत इजी पेपर है। तो आप अपनी मेंटेलिटी ऐसे रखो कि आप इजी क्वेश्चंस को पहले करो, जितने बनते जा रहे हो इतने करते जाओ। अब मान के चलो कि 2026 का पेपर जो है वो नीट का इजी, फिजिक्स इजी आ गया, तो अगर फिजिक्स इजी आएगा नीट 2026 में फिजिक्स इजी आया, तो अगर इजी पेपर आता है फिजिक्स का तो उसमें भी सेम कंडीशन होगी, बस इतना अंतर पड़ जाएगा कि ये जो वेरी टफ वाले सवाल है ना, ये थोड़े हार्ड लेवल के आएंगे, इतने ज्यादा टफ नहीं आएंगे, और मॉडरेट लेवल में ये जो हार्ड वाले मॉडरेट लेवल पे खसक जाएंगे, ठीक है, थोड़ा लेवल क्वेश्चन का कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे, जो मेरी स्ट्रैटेजी में आपको बता रहा हूं उससे चलोगे, तो इजी वाले जो है वो मॉडरेट वाले भी आपको थोड़े इजी लगने लगेंगे, तो आप अपने आप ज्यादा क्वेश्चन करके आ जाओगे और नीट 2026 में आपको फिजिक्स में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर ये टारगेट करके करते हो कि नहीं मेरे को 100 नंबर लेकर आना है, मेरे को तो 250 नंबर, सॉरी मेरे को 150 नंबर लेकर आना है फिजिक्स में, मेरे को 160 नंबर लेकर आना है, तो ये टारगेट लेकर ना चलते हुए पेपर को देखकर समझो कि उसमें क्या डिमांड है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये तो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी मीडियम, और ये सॉरी टफ पेपर आता है, इजी पेपर उसके लिए। एक लास्ट बात जाने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने है ना, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये आप लोग टेस्ट में भी किया होगा, ये टेस्ट में भी बहुत बार किया होगा, और अगर ये किया है तो एक बार नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि हाँ सर ये हम जरूर करते हैं, और ये वाली आदत सुधारनी है। तो एक प्रॉमिस भी चाहिए मुझे कि आप यारी चीज रिपीट नहीं करोगे। क्या है वो बात? क्या होता है जब बच्चा पेपर में से इजी सवाल लगा लेता है तो उसको लगता है हाँ भाई मैंने तो इजी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, फिर उसने मॉडरेट सवालों पे आता है तो वो लगता है हाँ यार मॉडरेट सवाल भी मेरे से बनने लग गए हैं। अब मान के चलो पेपर आ गया टफ, आपने 25 से 30 क्वेश्चंस आपने पेपर के कर दिए। अब आप कैलकुलेट करते हो कि यार मैंने अगर 30 सवाल सही करे हैं, है ना, 30 सवाल कर दिए मैंने, 30 में से 30 इंटू 4 करोगे तो आपके आगे 120 नंबर। फिर आपको लगता है यार इसमें से कुछ गलत हो गया तो मेरे को फिजिक्स में 90 या 100 ही नंबर आ रहे, तो मुझे तो और करना चाहिए क्वेश्चंस को। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हार्ड या वेरी टफ वाले जो क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं उनमें भी तुक्का लगाना शुरू कर दोगे, उनमें भी लगोगे अरे यार हाँ इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होगा, ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसको लगा दूं मैं क्वेश्चन में, मैं आंसर कर दूं। तो उससे क्या होगा कि आपके जो 100-120 नंबर आ रहे थे वो उतने भी नहीं आएंगे फिर। तो ये वाली बात आपको सुधारनी होगी, और ये बात आपको टेस्ट सीरीज में, नीट में जाने से पहले जितने पेपर करोगे उन सब में वाली बात ध्यान जरूर रखनी होगी। क्यों? क्योंकि इससे ही आप अपने मार्क्स को और इंप्रूव कर पाओगे। क्लियर है? तो अभी का ये वाला प्यारा सा वीडियो में इतना ही रखता हूं। पूरी स्ट्रैटेजी क्या बताई है मैंने ये शॉर्ट वीडियो में एक बार रिपीट कर देता हूं कि नीट 2026 का पेपर हमें नहीं पता बहुत टफ आएगा या बहुत इजी आएगा, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम पेपर उठाएंगे तो पेपर में से 10 सवाल, मिनिमम 10 से 15 सवाल, 12 सवाल ऐसे मिलेंगे हमें जो बहुत इजी लेवल पे होंगे, जिनको हम आसानी से कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें फॉर्मूला बेस्ड होगा, फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा, तो हम पहले वाले क्वेश्चन उठाएंगे, हमारे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे कि हमें 25 से 30 सवाल बन चुके हैं। अब उसके अलावा जो सवाल है उनमें से अगर थोड़े बहुत बन जाते हैं तो वेरी गुड बात होगी हमारे लिए, और हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बहुत टफ सवाल होंगे हम उनमें समय खराब नहीं करेंगे। हम जब पढ़ेंगे नीट के लिए तो हम इन टफ सवालों के लिए भी पढ़ाई नहीं करने वाले, हम इजी मॉडरेट के सवालों के लिए ही पढ़ने वाले हैं। वेरी टफ सवालों के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, वो वेरी टफ सवाल अगर आ भी जाएंगे तुम पढ़ भी लोगे तो भी वो करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो अगर पढ़ते वक्त आप जेईई एडवांस के सवाल लगाने की सोच रहे हो, आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की सोच रहे हो, तो उसे करना कम करो, बंद करो, सच्चाई को जानो, आप इन पे टारगेट करो, आपके मार्क्स 110% फिजिक्स में बाकी सबसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई टफ सवाल कर रहा है, उसने 10 मिनट लिए, तुमने इजी 4 सवाल उतनी देर में कर दिया, तो तुम्हारे मार्क्स उससे ज्यादा है, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलेगी और तुम एक डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस डॉक्टर, ना कि वो बच्चा जिसने 4 वेरी टफ सवाल कर दिए हैं। क्लियर है? तो उसके लिए यह ज्यादा जरूरी है करना। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर जाना। और इसके अलावा फिजिक्स को लेकर आपके मन में और भी कोई दुविधा है, शॉर्ट नोट्स को लेकर, या आपको रिवीजन कैसे करना है और कैसी स्ट्रैटेजी चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। इस पे भी मैं जल्द ही गाइडेंस सेशंस लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं हम
लाइव क्लासेस में भी रोज जो 12 बजे हो रही है और साथ ही साथ अगले सेशन में। तो मिलते हैं हम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।